हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एनआर मैथ क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2018 का जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं उसका है पार्ट नंबर 4। अब तक हम 3 पार्ट कर चुके हैं जिसमें लगभग हमने 55 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है 56 नंबर। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 56। अनंत श्रेणी का योग 1 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3 का स्क्वायर 3 फैक्टोरियल प्लस 4 का स्क्वायर 4 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश अनंत, यानी हमें बताना है कि इसका मान क्या होगा। तो अगर देखो हम इसका मानक रूप लिखें, अगर मानक रूप लिखें तो कैसे लिखेंगे? मानक रूप कैसे लिखेंगे? ऊपर क्या है देखो, समीशन n का स्क्वायर अपॉन में क्या है, समीशन n फैक्टोरियल, ये मान आएगा। अब देखो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे अगर हम लिखें, क्या लिखें, n स्क्वायर अपॉन n फैक्टोरियल, ये इसका मानक रूप हो गया। इक्वल, इसे सरल करके क्या लिख सकते हैं, देखो n स्क्वायर, n फैक्टोरियल को कैसे सरल करते हैं, n माइनस 1 फैक्टोरियल, एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, मान क्या आएगा, n अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो ऊपर मैं n में से एक जोड़ दूँ एक घटा दूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो -1 + 1। अब देखो इसे अलग अलग करके लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, n माइनस 1 अपॉन में n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसे और सरल करें तो क्या लिख सकते हैं, देखो n माइनस 1 अपॉन में इस फैक्टोरियल को आगे और सरल करें तो इसे लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल, सॉरी n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, मान क्या आएगा, देखो सॉरी 1 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब देखो हमें यहाँ पे क्या लेना है, समीशन लेना है, क्योंकि समीशन के रूप में सिग्मा के रूप में है यहाँ पे, तो ये हो गया सिग्मा और ये हो गया सिग्मा। अब हम जानते हैं कि सिग्मा n इक्वल टू 0 से लेकर इन्फिनिटी 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, e होता है। तो यहाँ से देखो मान क्या आ जाएगा, ये फॉर्मूला अगर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा e प्लस e, यानी कितना आ जाएगा 2e। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये अनंत श्रेणी का क्या होगा, योग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो यदि ए तथा बी 3 क्रॉस 3 के वर्ग मैट्रिक्स इस प्रकार हैं कि मोड ऑफ ए का मान -1, मोड ऑफ बी का मान 3 हो, तो मोड ऑफ 3ab का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो हमें क्या दे रखा है, सबसे पहले वी नाउ हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो मैट्रिक्स दे रखी है वो एक वर्ग मैट्रिक्स है और कितने, उसकी कोटि कितनी है, 3 गुणा 3, ये हो गया। अब हम प्रॉपर्टी से देखो, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से क्या जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स के मोड को k से गुणा करें तो इसे क्या लिख सकते हैं, k की पावर n मोड ऑफ a। अब हमें पता है यहाँ पे n का मान कितना है, 3 है, क्योंकि 3 गुणा 3 की मैट्रिक्स है तो n का मान क्या है, 3 है। हमें किसका मान ज्ञात करना, देखो मोड ऑफ 3ab का मान ज्ञात करना है, तो इसे क्या लिखेंगे, 3 की पावर n मोड ऑफ a और मोड ऑफ b। 3 n का मान है 3, तो 3 की पावर 3, मोड ऑफ a का मान कितना है, -1, मोड ऑफ b का मान कितना है, 3, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, 27 इंटू -1 इंटू 3, तो यहाँ से मान आ जाएगा -81, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो इस पेपर में देखो ये जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन थे वो सारे क्या थे, मिक्स में थे। अब जो आरपीएससी 2022 में
कुछ पेपर पूछा गया है उसमें पैटर्न क्या था, सबसे पहले तो कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, उसके बाद में टीचिंग मेथड के 20 क्वेश्चन लगातार थे, लेकिन इसमें मिक्स में है इसलिए मैं आपको साथ साथ में करवा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है, गणित के उपयोगिता दृष्टिकोण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है पूछा। देखो आपको तो देखो पहला कथन है गणित समस्या समाधान का एक उपकरण है। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही कथन है कि गणित एक समस्या समाधान का एक क्या है, उपकरण है। गणित वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का मॉडल प्रस्तुत करता है। ये भी बिल्कुल सही है। गणितीय सिद्धांतों को समझने की बजाय ये सीखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि गणित प्रश्न कैसे हल करें। ये भी बिल्कुल सही है। देखो सिद्धांतों को रटने से अच्छा है कि हम ये सीखें कि गणित प्रश्न को हल कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्शन थर्ड भी करेक्ट है। नेक्स्ट है देखो ये इसका अपोजिट है, थर्ड का अपोजिट है। देखो इसमें क्या है, प्रश्न कैसे हल करें, इसको ज़्यादा क्या दिया गया है, महत्वपूर्ण दिया गया है। बल्कि इसमें क्या दिया गया है, गणितीय प्रश्न कैसे हल करें ये सीखने के बजाय ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अंतर्निष्ठ सिद्धांतों को सीखा जाए। अब यहाँ पे देखो सिद्धांतों पर जोर दिया गया है, न कि प्रश्न को कैसे हल कर सकते हैं इस पे जोर। ये तो थर्ड ऑप्शन का अपोजिट है, तो ये तो गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, सत्य नहीं है। 59 नंबर लिस्ट दे रखी है फर्स्ट और सेकंड। इसमें देखो हमें सुमेलित करना है। पहला क्या दे रखा है, एक वर्ग आयु जिसके लिए a² इक्वल a। अब देखो हम जानते हैं कि अगर मैट्रिक्स में एक वर्ग मैट्रिक्स है, ए क्या है, एक वर्ग मैट्रिक्स, वर्ग आयु है, तो यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर करें और वो क्या आए, ए के इक्वल आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्ग सम मैट्रिक्स कहते हैं, वर्ग सम मैट्रिक्स या फिर आयु कहते हैं। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट होगा वो होगा फोर्थ में सुमेलित। सेकंड क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे एक वर्ग आयु दे रखा है और उसमें अगर a की पावर m इक्वल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, हमारा एक शून्य मैट्रिक्स हो गई। क्या हो गई, शून्य भावी आयु या मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा नीलपोटेंट आयु, यानी ये हो जाएगा सेकंड, हो जाएगा फर्स्ट में। थर्ड दे रखा है, देखो अगर एक आयु मैट्रिक्स है तो इसका स्क्वायर करने पर वो इकाई मैट्रिक्स के इक्वल आता हो, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा अवरोधक आयु। क्या हो जाएगा, अवरोधक उसे क्या बोलेंगे, अवरोधक। ये हिंदी में नाम दे रखा है, लिस्ट में इंग्लिश में दे रखे थे इनवोल्यूटरी आयु यानी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, तो ये हो जाएगा सेकंड में। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमारा कि अगर हम इसका व्युत्क्रम करें तो वो ए के इक्वल आता हो, तो वो हो जाएगी हमारी सममित मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, सममित आयु। तो ये किसके लिए सुमेलित हो जाएगा, थर्ड में। तो यहाँ पे देखो 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड, 4 तो कोई 4 ये भी नहीं होगा, 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो मैट्रिक्स से ही क्वेश्चन पूछा गया है 60 नंबर का। एक वर्ग मैट्रिक्स ए इस प्रकार है कि ए टी इक्वल आई, ए टी ए को मोड ऑफ ए का मान होगा। यहाँ पे हमें मोड ऑफ ए का मान निकालना है। अब देखो हमें दे रखा है कि ए और इसका व्युत्क्रम है वो किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। अगर हम दोनों तरफ मोड़ लें, अगर हम दोनों तरफ मोड़ लें तो ये हो जाएगा मोड आई। इसे देखो हम कैसे सरल करते हैं, मोड ऑफ ए और मोड ऑफ इसका व्युत्क्रम इक्वल ये किसके होगा, आई के। अब हम जानते हैं, देखो अगर किसी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम करते हैं तो मोड ऑफ ए टी किसके इक्वल आता है, मोड ऑफ ए के।
तो यहाँ से ये मान इसमें रख देंगे, तो यहाँ से मान क्या आ जाएगा देखो, मोड ऑफ ए इक्वल कितना आ जाएगा आई, यानी हो जाएगा मोड ऑफ आई का स्क्वायर। यहाँ पे इसका मान कितना आएगा 1, क्योंकि ये इकाई मैट्रिक्स है, तो यहाँ से मोड ऑफ ए कितना आ जाएगा +-1। ये यहाँ पे हमें क्वेश्चन में मोड ऑफ ए का मान ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये है LPP से क्वेश्चन पूछा गया है। दी गई रेखिक प्रोग्रामन समस्या दे रखी है, अधिकतम z दे रखा है 0.1 x1 + 0.5 x2, प्रतिबंध दे रखे हैं 2x1 + 5x2 < 80 और x1 + x2 <= 20, x1 x2 > 0। इष्टतम हल ज्ञात करने के लिए x1 x2 के मान होंगे, यानी हमें इष्टतम हल ज्ञात करना है अधिकतम। तो सबसे पहले देखो हमें इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, 2x1 + 5x2 इक्वल कितना है 80, ये होगी इक्वेशन 1। अगर इससे हम ग्राफ बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले हम x1 का मान रखेंगे, x1 x2। अगर मैं इसमें x1 क्या रखूं, 0 रखूं, x1 0 रखूं तो x2 कितना आएगा 16 आएगा। अगर x2 0 रखूं तो ये कितना आएगा 40 आएगा। ये तो हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी है x1 + x2 < 20, ये हो गई इक्वेशन 2। इससे अगर हम मान रखें, अगर इससे ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, x1 x2, एक बार इसे 0 रखेंगे तो ये कितना आएगा 20, एक बार इसे 20 रखेंगे तो ये कितना आएगा 0। अब देखो ग्राफ बना लेते हैं हम, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, जैसे ये हो गया हमारा x, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया 0। एक बिंदु तो देखो हमें क्या दे रखा है, पहला 0 और 16, यानी 0 और 16 तो मान लीजिए यहाँ पे आ गया 0 और 16। एक दे रखा है हमें इस इक्वेशन से 40 और 0, तो ये तो हमारी हो गई देखो फर्स्ट रेखा, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा दे रखा है देखो 20, यानी 0 और 20, और यहाँ पे आएगा 20 और 0, तो ये हमारी हो गई सेकंड रेखा। अब इससे देखो प्रतिच्छेद करेंगे, कौन सा क्षेत्र आएगा, इधर वाला क्षेत्र आएगा, इससे भी इधर वाला क्षेत्र आएगा, तो ये देखो जो ये क्षेत्र आ रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, सुसंगत हल हो जाएगा, सुसंगत क्षेत्र हो जाएगा। तो यहाँ से देखो ये बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु आ रहा है हमारा, जैसे मान लीजिए हमने इसे मान लिया देखो A, इसे मान लिया हमने B, इसे मान लिया हमने C, इसे मान लिया D और इसे मान लिया E। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल सकते हैं E। तो इक्वेशन 1 और 2 से कैसे निकालेंगे, देखो 2x1 + 5x2 = 80, इसे 2 से गुणा कर देंगे, 2x1 + 2x2 इक्वल कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, ये हो जाएगा 3x2 = 40, यानी x2 का मान कितना आ जाएगा 40/3। x2 का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, देखो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, हमारा x1 का मान आ जाएगा कितना आ जाएगा, देखो x1 आ जाएगा 20 - 40/3, यानी यहाँ से आ जाएगा 20/3। तो ये बिंदु हमारा क्या आ गया, एक तो आ गया 20/3 और एक आ गया 40/3, ये बिंदु आ गया। अब देखो हमें यहाँ पे लेना है जो क्षेत्र आ रहा है हमारा, कौन सा क्षेत्र आएगा 0, एक तो आएगा 0 और 0 AED, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब हल क्षेत्र के बिंदु कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया 0 0, एक हो गया A 0 16, एक हो गया E 20/3 और 40/3, एक हो गया D क्षेत्र 20 और पर Z का अधिकतम मान, ठीक है, अधिकतम मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं 0 0 के लिए, किसके लिए निकालेंगे 0 0 के लिए,
देखो 0 के लिए जेड का मान कितना आएगा, 0 आएगा। सेकंड है हम ए के लिए निकालें, ए 0 16 के लिए, तो यहाँ से देखो जेड का मान कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 0 प्लस 0.5 इंटू में 16, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8। अगर हम थर्ड के लिए देखें, थर्ड बिंदु कौन सा है, ई 20/3 40/3 के लिए, तो जेड आएगा 0.1 गुणा 20/3 प्लस 0.5 यहाँ पे भी ये जो 0.1 है जेड का जो मान है वो ये माइनस में है यहाँ पे, तो ये भी यहाँ पे माइनस में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस में है, ये माइनस में होगा, इनटू में कितना हो जाएगा 40/3, तो यहाँ से मान कितना आएगा हमारा 6। अब एक बिंदु और रह गया डी के लिए, डी के लिए जेड इक्वल कितना हो जाएगा, -0.1 गुणा 20 प्लस 0, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा हमारा, मान आ जाएगा यहाँ से -20, ये मान आ जाएगा। अब देखो हम खुद देख सकते हैं कि किस बिंदु पर जेड का अधिकतम मान आ रहा है। देखो अगर 0 पर देखें तो 0 आ रहा है, अगर ए पे देखें तो 8 आ रहा है, ई पर देखें तो 6 आ रहा है, और डी पर देखें तो -20 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि हमें क्या पूछा है कि x1 और x2 के मान होंगे, अधिकतम होंगे, तो x1 और x2 के अधिकतम मान कितने होंगे, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, दो वृत्तों के समीकरण का उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें दो वृत्त दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो ये दो वृत्त का इक्वेशन लिख लेते हैं हम, x² + y² 2x + 3y + 1 = 0, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा दे रखा है x² + y² + 4x + 3y + 2 = 0, ये हो गया इक्वेशन 2। अब देखो हम डायग्राम बनाते हैं, तो ये दोनों हैं उभयनिष्ठ जीवा का हमें क्या ज्ञात करनी है, लंबाई ज्ञात करनी है। हमें पता है कि उभयनिष्ठ जीवा कौन सी होगी, इनकी उभयनिष्ठ जीवा ये होगी, ये हो गई P और ये हो गया Q। यहाँ पे मान लीजिए इसका केंद्र है C1, इसका केंद्र है C2, और ये पॉइंट मान लिया हमने M। यहाँ से 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगा। हमें क्या निकालना है, PQ की लंबाई निकालनी है। अब देखो PQ की लंबाई ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें पता है कि वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है। वृत्त का मानक समीकरण क्या होता है, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। केंद्र क्या होता है, केंद्र होता है वो होता है -g और -f। त्रिज्या r क्या होती है, त्रिज्या r क्या होता है, √g² + f² - c। ये त्रिज्या है r, ये है r, और ये भी क्या है, यहाँ से उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है PQ। अब देखो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट की तुलना अगर मानक समीकरण से करें, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड की तुलना मानक समीकरण से करें, मानक समीकरण से करने पर, मानक समीकरण से करेंगे तो यहाँ पे देखो केंद्र मान लीजिए हमने पहला केंद्र मान लिया C1, तो इसका मान क्या आएगा, देखो -g -f, तो यहाँ से मान कितना आएगा, देखो 2x है और यहाँ पे है 2gx। कंपैरिजन करेंगे तो g का मान कितना आएगा, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे केंद्र कितना हो जाएगा, -1। यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा -3/2। ऐसे ही दूसरे से करेंगे तो C2 का मान कितना आ जाएगा, देखो C2 का मान आ जाएगा -2 और -3/2। अब हमारे पास देखो त्रिज्या अगर R1 आ जाए, जैसे ये त्रिज्या हो गई R1, ये हो जाए R2। R1 का मान क्या हो जाएगा, -1²
प्लस -3/2 का होल स्क्वायर, और सी का मान कितना है +1 यानी -1, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा 3/2। ऐसे ही R2 का मान निकालें तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस -3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का 2, तो यहाँ से मान आ जाएगा हमारा √17/2। अब देखो हमारे पास R1 का मान आ गया, R2 का मान आ गया। अब देखो हम अगर यहाँ से ये त्रिभुज लेकर चले तो ये 90 डिग्री का कोण है हमें पता है, यानी PMC1। कौन सा त्रिभुज लेकर चले, अगर हम PMC1, अगर हमारे पास देखो ये मान आ जाए C1M आ जाए, तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से PM निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें C1M निकालना होगा। तो सबसे पहले उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण, उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 से। तो यहाँ पे देखो ये है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3y प्लस 1 माइनस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल कितना हो जाएगा 0। यहाँ से सारे ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से मान बचेगा सिर्फ और सिर्फ 2x प्लस 1 इक्वल 0। ये हमारी आ गई उभयनिष्ठ जीवा का समीकरण, इक्वेशन हो गई 3rd। अब अगर हम निकाल ले C1M निकाल ले तो देखो यहाँ पे C1M कैसे निकालेंगे, बिंदु C1 की जीवा PQ से दूरी C1M क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये संतुष्ट करेगा, यानी कितना हो जाएगा 2 - 1 + 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 1/2। अब देखो यहाँ पे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेके चलेंगे, PMC1 में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, कौन से में लगाएंगे, हमें कौन सा दे रखा है PMC1 में। तो देखो हमारे पास C1M भी है, R1 भी है, तो हमें PM निकाल सकते हैं। यहाँ पे PM क्या हो गया, लंब, क्या हो गया यहाँ पे लंब हो गया। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा, PC1 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, PM के स्क्वायर के प्लस C1M के स्क्वायर के। यहाँ से हमारे पास देखो सारे मान हैं, हमें क्या किसका मान निकालना है, PM का निकालना है। तो इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो यहाँ से देखो PM कितना हो जाएगा, √ लग जाएगा, यानी PC1 का स्क्वायर माइनस C1M का स्क्वायर। PC1 का मान हमारे पास कितना है, PC1 क्या है, देखो यहाँ पे R1 त्रिज्या है, PC1 क्या है, R1 त्रिज्या है। तो R1 का मान कितना है 3/2, तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। C1M अभी हमने निकाला था, C1M कितना है 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ से का होल स्क्वायर, यहाँ से मान आ जाएगा 9/4 माइनस 1/4। मान कितना आएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से मान आएगा यहाँ से लघुत्तम लेंगे तो ये हो जाएगा 8/4, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 2√2/2। 2 से 2 कैंसिल, मान कितना आएगा √2। ये देखो हमारे पास किसका मान आ गया, PM का मान आ गया। देखो PM का, लेकिन हमें पता है PQ तो इसकी डबल है, PQ इसकी डबल ही तो होगी। तो यहाँ से देखो क्या मान आ जाएगा, जीवा PQ कितना होगा 2PM। PM हमारे पास √2 है, तो 2/2। ये हो जाएगा हमारा आंसर, हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2nd। ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, देखो हमें यहाँ पे वक्र दे रखा है fx।
3x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस 6x प्लस 1 का उचिष्ट मान होगा, यानी किस पर उचिष्ट मान होगा। अब हमें पता है कि उचिष्ट मान कैसे निकालते हैं। एक बार अवकलन करेंगे इसका, यानी एफ डेस एक्स अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 12x³ माइनस 6x² माइनस 12x प्लस 6। अब देखो एफ डेस एक्स इक्वल क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 12x³ माइनस 6x² माइनस 12x प्लस 6 इक्वल 0। 6 यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से माना जाएगा 2x³ माइनस x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, 0। यहाँ से देखो x² कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो x² कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना बचा 2x माइनस 1। यहाँ से -1 कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से 2x माइनस 1 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x² माइनस 1 इक्वल 0। अब देखो यहाँ से x के 3 मान आ जाएंगे। एक तो आएगा जब हम 2x माइनस 1 इक्वल 0 रखेंगे, एक आएगा x² माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से देखो x का मान कितना आएगा 1/2, यहाँ से x का मान कितना आएगा ±1, ये मान आ गई। अब देखो हमें निकालना है इसका उचिष्ट मान, तो पुनः क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करने पर पुनः अवकलन करेंगे एफ डबल डेस एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ से 36x² माइनस 12x माइनस का 12, ये मान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हम रखेंगे, मान रखेंगे सबसे पहले x इक्वल 1/2 रखने पर एफ डबल डेस 1/2 का मान कितना आएगा, यहाँ से 36 × 1/4 माइनस 12 × 1/2 माइनस 12, यानी यहाँ से मान आएगा ये 9 बार कटेगा, ये हो जाएगा 9 बार, और ये कटेगा हमारा 6 बार, यानी यहाँ से मान कितना आ जाएगा 15 माइनस एफ डबल डेस 1/2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा देखो 9 माइनस 6 माइनस 12, तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से मान आएगा ये हो जाएगा 18, 18 में से 9 जाएगा तो माइनस का 9। अब माइनस का 9 हो, देखो यहाँ पे एफ डबल डेस 1/2 इक्वल कितना आ रहा है, माइनस का 9। अब -9 हमें पता है 0 से क्या है, छोटा है। अब देखो यही क्या होती है, उचिष्ट की कंडीशन होती है कि अगर एफ डबल डेस का मान 0 से क्या आ रहा हो, छोटा आ रहा हो। अगर x इक्वल a पर एफ डबल डेस ऑफ a का मान 0 से छोटा आ रहा हो, तो वो बिंदु क्या होगा, उचिष्ट होगा। अब हमें तो यहाँ पे मिल गया, तो हमें x इक्वल +1 और -1 रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, अतः x इक्वल 1/2 पर एफ x का उचिष्ट मान प्राप्त होता है। अगर ग्रेटर देन आ जाता तब तो निम्निष्ठ होता, अगर लेस देन आ गया तो क्या होगा, उचिष्ट, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 64 नंबर, यदि समीकरण a माइनस बी x² प्लस c माइनस ax प्लस b माइनस सी इक्वल 0 के मूल समान है, तो ए बी सी का निम्न श्रेणी में होंगे, यानी ए बी सी कौन सी श्रेणी में होंगे। तो सबसे पहले देखो हम x इक्वल 1 रख के देखते हैं। x इक्वल 1 पर ये हो जाएगा, देखो a माइनस बी प्लस c माइनस ए प्लस b माइनस सी इक्वल 0। यहाँ से देखो b से b, c से c, a से a, यानी 0 इक्वल 0। अतः x इक्वल 1 क्या है, एक मूल है, मूल है। अब देखो यहाँ से अगर हम निकालें तो मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल निकालें, जैसे गुणनफल क्या हो जाएगा, यहाँ से मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a, तो c का मान कितना है यहाँ पे b माइनस सी, a का मान कितना है a माइनस बी।
अब देखो हमें क्या दे रखा है, मूल समान है, तो यहाँ पे मूल समान है तो एक मूल एक है तो दूसरा मूल भी क्या होगा, एक, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आ रहा है, बी माइनस सी अपॉन में ए माइनस बी। चूँकि अल्फ़ा बीटा कितना है 1, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1 इक्वल बी माइनस सी अपॉन में ए माइनस बी। इसे देखो थोड़ा सरल कर लेंगे, सरल करेंगे तो यहाँ से कितना मान आएगा, a माइनस बी इक्वल बी माइनस सी। ठीक है, b को उधर लेके जाओ, c को इधर लेके आओ, तो a प्लस सी इक्वल कितना हो जाएगा 2b, यानी a प्लस सी बट्टे 2 इक्वल कितना हो गया b। अब देखो हमें यहाँ पे बताना है कि a b c कौन सी श्रेणी में है। अब देखो अगर फर्स्ट ऑप्शन से देखें a b c समांतर श्रेणी में होंगे, कब होंगे, जब b का मान कितना आता है a प्लस सी अपॉन में कितना आता है 2, और यही मान हमारा देखो यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि ए बी सी कौन सी श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो 65 नंबर का, 2 इंटू 4 की पावर 2n प्लस 1 प्लस 3 की पावर 3n प्लस 1 निम्न में से किससे पूर्णतः विभाजित है, और n है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो सबसे पहले n है, स्मॉल n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, तो यानी n बिलोंग करेगा 1 2 3 डेस डेस इंफिनिटी। n इक्वल 1 के लिए, n इक्वल 1 के लिए देखो इसका मान कितना आएगा, 2 इंटू 4 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1, यहाँ से सरल करेंगे तो 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 4, सॉरी ये 16 नहीं होगा, ये होगा 4, यानी 4 की पावर 3, ये कितना हो जाएगा यहाँ से 2 इंटू 4 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, तो यहाँ से ये कितना माना जाएगा, देखो अगर हम इसे सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 64 हो जाएगा। 64 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 128 प्लस ये कितना हो जाएगा 81, तो यहाँ से मान कितना आ गया 209। अब देखो हमारे पास आ रहा है 209 आ रहा है n इक्वल 1 रखने पर, तो हमें पता है कि 209 2 से डिवाइड नहीं है, 209 है वो 9 से भी डिवाइड नहीं है, आप डिवाइड करके देख सकते हो, नहीं है, 3 से भी डिवाइड नहीं है, क्योंकि देखो इनका योग करें, 3 का डिवाइडेड रूट क्या कहता है कि इन डिजिट का अगर योग करें तो वो अगर 3 से डिवाइड है तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी, डिवाइड होगी। 9 10 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, 3 से भी डिवाइड नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 11 का विभाज्य रूल क्या कहता है कि विषम संख्याओं का योग माइनस सम संख्याओं का योग, तो ये विषम संख्या कौन सी होगी, यहाँ पे देखो 11 माइनस 0 कितना आ रहा है 11। अब 11 में 11 का भाग जाता है तो ये जो संख्या है वो 11 से क्या है, विभाज्य है, क्या है, जो कि केवल 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा सही है, फोर्थ, ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षक का गुण नहीं होना चाहिए। देखो गणित के शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये हमें बताना है, यहाँ पे नहीं है बताना है। तो देखो धैर्य, हमें पता है कि एक गणित का जो शिक्षक होता है उसमें धैर्य होना बहुत ज़रूरी है। अगर बार बार अगर वो हाइपर होगा या फिर किसी भी बात पे ओवर रिएक्ट करेगा तो वो स्टूडेंट के लिए अच्छा नहीं होता है, यानी उसे धैर्य होना चाहिए, तो ये तो हमारा सही है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक गणित के शिक्षक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना बहुत ज़रूरी है। साइंस के गुण होने उसमें क्या होते हैं, बहुत ज़रूरी होते हैं, ये भी सही है। रटने पर बल देने वाला, अब देखो ये साफ साफ पता चल रहा है कि अगर गणित का शिक्षक रटने पर यानी याद करने पर, हर बात आपको याद कराने पर, रटने पर जोर दे रहा है तो वो उसका अच्छा गुण नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। गणित विषय का अधिकार, यानी गणित का शिक्षक है तो उस पर उसके में गणित पर क्या होना चाहिए, उसका
आधार होना चाहिए, यानी उसे गणित अच्छे से आने चाहिए, तभी तो वो एक अच्छा शिक्षक बन पाएगा गणित का। तो ये भी क्या है, सही है। यानी ये 3 गुण होने चाहिए, धैर्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, गणित विषय पर आधारित, लेकिन रटने पर बल देने वाला गुण उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, यदि NCR इक्वल NCR माइनस 1 एवं NPR इक्वल NPR प्लस 1 हो तो n का मान होगा। यहाँ पे देखो हमें n का मान निकालना है। अब देखो सबसे पहले इसे सरल कर लेते हैं हम, NCR इक्वल NCR माइनस 1। अब देखो हम जानते हैं कि NCX इक्वल NCY हो, तो x इक्वल एक तो y होगा तथा दूसरा क्या होगा, x प्लस वाई का मान क्या होगा, n होगा। ये हम जानते हैं। अगर आपने क्रमचय और संचय वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है तो आप ये प्रॉपर्टी अच्छे से जानते होंगे। यहाँ पे देखो r प्लस r माइनस 1 का मान किसके इक्वल हो जाएगा, n। ठीक है, तो यहाँ से 2r माइनस 1 इक्वल कितना हो जाएगा, n। ये होगी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब दूसरी निकाल देखो, NPR इक्वल NPR प्लस 1। NPR इसे हम सरल करेंगे कि तो कैसे लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। इसे क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से देखो क्या मान आएगा, 1 इक्वल ये कितना हो जाएगा, इधर चला जाएगा, n माइनस आर फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। इसे क्या ले सकते हैं, देखो इसे अगर हम सरल करें, फैक्टोरियल को सरल करें तो क्या लिखेंगे, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिखेंगे, n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल। यानी यहाँ से देखो 1 इक्वल क्या आ जाएगा, n माइनस आर, यानी n का मान किसके इक्वल आ रहा है यहाँ पे, या फिर r का मान निकालें यहाँ से, तो r का मान किसके इक्वल आ रहा है, n माइनस 1 के। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर क्या मान आएगा, देखो यहाँ से अगर हम रखें तो जगह 2n माइनस 1 इक्वल n, यानी 2n माइनस 2 माइनस 1 इक्वल n। n को इधर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा, n। इसको उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 3, यानी n का मान यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, 3। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यदि n एक सम संख्या है तथा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n के विस्तार में मध्य का पद 924 x की पावर 6 हो तो n का मान होगा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, मध्य पद, यानी यदि n सम संख्या है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n के विस्तार में मध्य पद क्या होता है, n c n माइनस 2 होगा। ठीक है, अब मध्य पद क्या है, n c n माइनस 2। यहाँ पे इक्वल दे रखा है 924 x की पावर 6। यहाँ पे मध्य पद निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे, n c n अपॉन 2, x स्क्वायर की पावर कितना हो जाएगा, n माइनस n बट्टे 2, और 1 अपॉन एक्स की पावर कितना हो जाएगा, n बट्टे 2, इक्वल कितना दे रखा है, 924, x की पावर कितना दे रखा है, 6। अब देखो यहाँ पे अगर हम x की तुलना करें, x की तुलना करने पर यहाँ से मान कितना आएगा, देखो x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से n बट्टे 2, ये इसमें से घटा देंगे और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स n बट्टे 2 इक्वल कितना हो जाएगा, x की पावर 6। इसे क्या लिख सकते हैं, देखो x की पावर n, इसे क्या लिख सकते हैं हम, ये हो जाएगा x माइनस n की पावर 1/2 x की पावर 6। इसे क्या लिख सकते हैं, x n माइनस n बट्टे 2
और x की पावर 6। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो x की पावर ये कितना हो जाएगा 2n माइनस n बट्टे 2 इक्वल x की पावर 6, यानी x का मान कितना आएगा n बट्टे 2 इक्वल x की पावर 6। आधार सेम है तो घातें भी क्या होंगी, इक्वल, यानी n बट्टे 2 कितना आएगा 6, यानी n का मान यहाँ से कितना आएगा 12। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था कि n का मान क्या होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे ये भी टीचिंग मेथड का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम द्वारा प्रदत्त शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च उपक्षेत्र माना गया है। अब देखो सबसे पहले अगर हम देखें ब्लूम द्वारा प्रदत्त ज्ञानात्मक पक्ष के सोपान देखें तो सबसे पहले फर्स्ट आएगा ज्ञान, सेकंड आएगा बोध, थर्ड आएगा अनुप्रयोग और फोर्थ आएगा विश्लेषण, फिफ्थ आएगा संश्लेषण और 6 नंबर पर आएगा मूल्यांकन। अब देखो हमें यहाँ पे ये क्या हो गई, ज्ञानात्मक पक्ष के सोपान हो गए, मूल्यांकन आएगा। अब हमें क्या दे रखा है, ज्ञानात्मक पक्ष का सर्वोच्च उपक्षेत्र माना जाएगा तो वो होगा मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सर्वोच्च पद कौन सा होगा, यहाँ पे सर्वोच्च उपक्षेत्र कौन सा होगा, मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दृश्य सामग्री का उदाहरण नहीं है। दृश्य का मतलब है कि हमें दिखाई देती हो, दृश्य का मतलब है जो वस्तु हमें दिखाई दे रही हो वो हो जाएगी हमारी दृश्य सामग्री। अब देखो इसमें दे रखा है वास्तविक वस्तु, वास्तविक का मतलब है कोई भी रियल वस्तु होगी तो वो तो हमें दिखाई देगी, तो ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रतिरूप यानी किसी भी वस्तु का प्रतिरूप है वो हमें दिखाई देगा, ये भी हो जाएगी दृश्य सामग्री। तस्वीर या चित्र है वो भी हमें दिखाई देगी, यानी ये भी क्या हो जाएगी, दृश्य। लेकिन रेडियो है, अब देखिए रेडियो में हमें सिर्फ और रेडियो में देखो हमें आवाज़ सिर्फ सुनाई देती है लेकिन कोई भी चित्र हमें दिखाई नहीं देता, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, दृश्य सामग्री नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेडियो में सिर्फ सुनाई देता है, आवाज़ सुनाई देती है, ना कि चित्र दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह विचार कि प्रभावी अधिगम सिर्फ सामाजिक संदर्भों में ही संभव है, ये दृष्टिकोण अभिव्यक्त करता है। अब देखो अगर आपको पता हो कि सामाजिक संदर्भों को ज़्यादा महत्व देने वाले वैज्ञानिक कौन थे, जीन पियाजे नहीं है, जेबी वॉटसन भी नहीं है, जे ब्रूनर भी नहीं है, बल्कि लेव वाइगोत्स्की का जो अधिगम यानी सबसे प्रभावी अधिगम सिर्फ किसी सामाजिक संदर्भों से ही संभव है, ये किसने कहा था, लेव वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर, 8 अमेरिकी 5 भारतीयों में से 6 सदस्यों की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है जबकि उसमें कम से कम 3 भारतीय हों। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कम से कम 3 भारतीय हों, यानी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे भारतीय में से कितने चूज़ करेंगे, 3, यानी 5C3 3 चूज़ कर लिए। तो अमेरिका से कितने चूज़ होंगे, 3 ही होंगे, 8C3 प्लस 5C4, इसमें से 4 चूज़ कर लिए तो अमेरिका से कितने चूज़ होंगे, 2, यानी इंटू में 8C2। अगर भारतीय में से 5 के 5 चूज़ कर लिए तो अमेरिका से कितने चूज़ होंगे, सिर्फ और सिर्फ 1। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका सॉल्यूशन करना है। तो 5C3 तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 3
3 तक होगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में 8, 7 और 6 अपॉन में 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू में हो जाएगा 8 इंटू 7 ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस इसका मान कितना होता है 1 इंटू इसका मान कितना होता है 8। तो यहाँ से डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इसे सरल कर सकते हैं। डायरेक्ट सरल करेंगे तो यहाँ से देखो कितना मान आएगा, यहाँ से देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 10 इंटू ये कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 56 हो जाएगा प्लस इसे करेंगे तो ये 4 3 2 4 3 2 5 गुणा ये कितना हो जाएगा 4 28 प्लस 8 ये कितना होगा 560 प्लस ये कितना हो जाएगा यहाँ से ये हो जाएगा 140 प्लस 8 यानी टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 708। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कम से कम 3 भारतीयों को चयन करने की समिति के कितने प्रकार हो सकते हैं, 708 प्रकार हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नियमित n भुजाओं वाले बहुभुज का केंद्र बिंदु z इक्वल 0 पर है तथा इसके एक शीर्ष z1 का मान ज्ञात है। यदि z2 z1 के आसन शीर्ष हैं तो z2 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि z2 है z1 के आसन शीर्ष है। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, n भुजाओं वाले बहुभुज का केंद्र बिंदु z इक्वल 0 पर है तथा इसके एक शीर्ष z1 का मान ज्ञात है। यानी एक तो हमें ज्ञात है, दूसरा हमें निकालना है। z2 को z1 को कोण 2 पाई अपॉन n द्वारा या तो दक्षिणावर्त या वामावर्त दिशा में घुमाकर प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ से z2 का जो मान होगा वो क्या होगा, z1 e की पावर प्लस माइनस 2 पाई n आइटा। अब देखो यहाँ पे z2 इक्वल क्या हो जाएगा, z1। हमें पता है कि e की पावर आइटा थीटा कितना होता है, कोस थीटा प्लस माइनस आइटा साइन थीटा ये होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा देंगे तो ये हो जाएगा कोस 2 पाई अपॉन में n प्लस माइनस आइटा साइन 2 पाई n, ये मान हो जाएगा। अब ये मान देखो हमें क्वेश्चन में दे भी रखा है, कौन सा दे रखा है, z2 का मान पूछा है तो z1 कोस 2 पाई n, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 74 नंबर, यदि वक्र y इक्वल a अंडर रूट x प्लस बी एक्स बिंदु 1 2 से गुजरता है तथा वक्र रेखा x इक्वल 4 एवं अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई है तो हमें a b के मान निकालने हैं। अब देखो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, एक वक्र दे रखा है, ठीक है। जैसे ये वक्र दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, y इक्वल a अंडर रूट x प्लस बी एक्स, ठीक है। एक रेखा दे रखी है, x इक्वल क्या दे रखी है 4। अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्र कौन सा हो जाएगा हमारा, ये वाला क्षेत्र हो जाएगा।
ये वाला क्षेत्र हो जाएगा। ये हो गया मूल बिंदु 0, ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई एक्सिस। अब देखो सबसे पहले अगर हमें दे रखा है तो वक्र दे रखा है y इक्वल a अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स। ये हो गई इक्वेशन 1। यदि एक्स वाई इक्वल हम कितना रखें 1 2 2, क्योंकि ये इससे गुजरता है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ से मान कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से मान आ जाएगा 2 इक्वल a प्लस बी, क्योंकि x का मान कितना है 1, तो यहाँ पे अंडर रूट एक्स 1 हो जाएगा। y का मान कितना है 2। ये होगी हमारी इक्वेशन 2। अगर ये 0 0 से गुजरे, ये बिंदु 0 0 पर समीकरण 1 से क्या मान आएगा, 0 इक्वल 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो हमें हल क्षेत्र निकालना है। हल क्षेत्र कौन सा हो जाएगा हमारा, जैसे हमने मान लिया ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा O। तो यहाँ पे हमारा हल क्षेत्र क्या हो जाएगा, हल क्षेत्र क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABO होगा। अब क्षेत्रकलन से सूत्र है, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल। अब देखो हमें सिर्फ अक्ष की लिमिट रखनी है, क्योंकि अक्ष से घिरा हुआ क्षेत्रफल 8 वर्ग इकाई दे रखा है। तो 0 से लेकर कहाँ तक हो जाएगी लिमिट, 0 से लेकर 4 y dx। y का मान हमारे पास है कितना है, 0 से 4 कितना है a अंडर रूट एक्स प्लस बी एक्स और dx। इसका हम क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे तो मान कितना आएगा, ये हो जाएगा यहाँ से 2/3 a अक्ष की पावर 3/2 प्लस ये हो जाएगा b अक्ष स्क्वायर बट्टे 2। यहाँ से ये मान हमें कितना दे रखा है, देखो इक्वल किसके दे रखा है 8, तो ये हो जाएगा 8 इक्वल हो गया यहाँ से 8। इसे लिमिट रख देंगे 0 और 4, लिमिट रखेंगे तो यहाँ से मान आएगा 2/3 a 4 की पावर 3/2 प्लस b 4 की पावर 2/2 इक्वल कितना आएगा 8, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा सारा। यहाँ से देखो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारी। दूसरी इक्वेशन क्या आएगी, देखो अगर हम यहाँ से सरल करेंगे तो दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, वो आएगी 2a प्लस 3b इक्वल कितना आ जाएगा हमारा 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। इसे थोड़ा सरल करके देख लीजिएगा, जगह कम है इसलिए मैंने आपको सरल करके नहीं बताया, इतना तो आप खुद भी सरल कर सकते हो। अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, a और b के मान पूछे हैं, a और b के मान पूछे हैं। दो इक्वेशन आ गई हमारे पास, इक्वेशन ये तो हो गई 2, ये हो गई सॉरी 3, इक्वेशन 2 और 3। तो इक्वेशन 2 एंड 3 से क्या मान आएगा, देखो इसे अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल 4। ये हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल 3। अगर का माइनस 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 ये कट हो जाएगा, यहाँ से मान आएगा, देखो यहाँ से मान आएगा माइनस का b इक्वल 4, यानी b का मान 1 सॉरी, तो b का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। अब b का मान हमारे पास आ गया माइनस का 1, तो यहाँ से देखो b इक्वल -1 इक्वेशन 1 में रखने पर तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यानी a - 1 इक्वल कितना 2, a का मान कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमारा कौन सा मान सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। a का मान आएगा 3 और b का मान कितना आएगा -1। थोड़ी जगह कम थी इसलिए मैंने कैलकुलेशन थोड़ी कम की है, आप खुद भी ये कैलकुलेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अक्ष इक्वल a cos 4t प्लस b sin 4t है तो d²x/dt² का मान होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dx/dt। ए ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे इसका करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, cos 4t का कितना होता है माइनस का sin 4t, तो ये जाएगा माइनस sin 4t, फिर 4t का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, प्लस ऐसे इसी का करेंगे b cos 4t, 4t का करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। दोबारा पुनः अवकलन करने पर, क्योंकि 2 बार करना है, पुनः अवकलन करने पर ये हो जाएगा d² x/में
डी टी स्क्वायर इक्वल 4 तो ऐसा कैसा रहेगा -4, ए भी ऐसा कैसा रहेगा, इसका करेंगे साइन 4t का, साइन 4t का तो कितना होता है कोस 4t, इंटू में कितना हो जाएगा 4, इसका करेंगे कोस 4t का तो ये साइन में होगा -4b साइन 4t, इंटू में कितना हो जाएगा 4, इसे गुणा कर लेंगे 4 से तो -16a कोस 4t -16b साइन 4t, यहाँ से -16 कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ कितना बचेगा a कोस 4t प्लस b साइन 4t। अब देखो इसे क्या लिख सकते हैं हम, इसे क्या लिख सकते हैं अक्ष लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा -16 अक्ष, यानी डी स्क्वायर अक्ष अपॉन डी टी स्क्वायर का मान कितना आएगा -16 अक्ष। यही हमें क्वेश्चन में पूछा था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप से आज की क्लास में लगभग हमने 20 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास लास्ट क्लास जब भी मैंने करवाई थी तो उसमें एक कमेंट आया था कि 55 नंबर का क्वेश्चन था उसमें कुछ समझ में नहीं आया, तो वो क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ किस टाइप से मैंने किया है। इस क्वेश्चन पे एक लड़का है या लड़की है उसने कमेंट किया है कि इसमें समझ में नहीं आया कि PS माइनस PS डेस इक्वल 4 कैसे आया। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमें यहाँ पे क्या दे रखा है अतिपरवल्य, अतिपरवल्य दे रखा है, ये है अतिपरवल्य की नाभि S, ये है अतिपरवल्य की नाभि S डेस, ये इसकी परिधि पर एक बिंदु लिया है मैंने PXY, ठीक है। अब यहाँ पे परिधि पे देखो बिंदु लिया है तो यहाँ पे कि देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है दो बिंदु दे दिए, एक तो S और एक दे दिया S डेस। अब हमें पता है कि अतिपरवल्य की नाभियाँ क्या होती है, एक तो होती है AE0, एक होती है -AE0, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि से दूरी का अंतर, यानी इन बिंदुओं से दूरी का अंतर। अब देखो ये दे रखा है, कितना दे रखा है, ये अतिपरवल्य से अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि अगर अतिपरवल्य से अगर परिधि से कोई बिंदु लेते हैं तो इन ये दूरी होती है जो PS माइनस P डेस, ये किसके बराबर होती है S और S डेस के बराबर होती है। अगर आपने अतिपरवल्य वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि अगर हम अतिपरवल्य की परिधि पर कोई बिंदु लेते हैं तो उससे नाभि से दूरी का जो अंतर होता है वो कितना होता है S और S डेस के इक्वल होता है। अब हमें पता है S और S डेस यहाँ पे कितना है 2a है, यानी S और S डेस यहाँ पे कितना है 2a। तो देखो यहाँ पे अंतर हो जाएगा PS माइनस PS डेस इक्वल कितना होता है 2a के, और 2a हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है 4 दे रखा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कितना लिखा है 4 लिखा है। और ये कैसे आया, ये अगर अतिपरवल्य वाली थ्योरेटिकल पार्ट आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा कि इन नाभि से परिधि पर खींचे गए परिधि पर लिए गए बिंदुओं के बीच की जो दूरी है उसका मान कितना होता है 2a के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा यहाँ से PS और PS डेस के बीच की दूरी हमें कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, तो ये 4, यहाँ से हमने a का मान निकाल लिया। और हमें यहाँ पे पता है कि नाभि अतिपरवल्य की नाभि क्या होती है AE इक्वल AE0, ये तो होती है किसके लिए पॉजिटिव और ये होती है नेगेटिव के लिए। तो यहाँ से AE का मान कितना है हमारा 3, तो E का मान कितना आ जाएगा 3/a। A का मान हमने यहाँ पे निकाल रखा है तो उत्केंद्रता कितनी आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। उत्केंद्रता का फॉर्मूला क्या होता है अतिपरवल्य के लिए E इक्वल √1 + b² अपॉन a²। इसमें मैंने सारे मान रख दिए, यहाँ से मैंने b² का मान निकाल लिया। और हमें पता है कि ऑप्शन में सारे के सारे जो समीकरण है वो अतिपरवल्य के हैं। तो अतिपरवल्य का समीकरण क्या होता है x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल 1। यहाँ पे जो भी मान हमने निकाले हैं a और b के वो हमने यहाँ पे मान रख दिए। तो ये आप देखो अगर थ्योरेटिकल पार्ट आपने अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़ रखा तो मैंने अतिपरवल्य की क्लास डाल रखी है, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने डायग्राम को अच्छे से समझाया है कि अगर परिधि पर कोई बिंदु लिया जा रहा है तो उससे नाभि से दूरी का अंतर होता है वो नाभि के बीच की दूरी के इक्वल होता है।
ठीक है। इस टाइप से अगर और भी कोई क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।